Hello everyone. So this is the lecture for damped harmonic oscillator, which will be beneficial for those who are in graduation or post graduation. So पहले डिस्कस करते हैं what is damped harmonic oscillator. Damped harmonic oscillator. तो जैसा कि तुमने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है SHM, जिसके अंदर एक पार्टिकल अगर एक मीन पोजीशन दैट इज x इक्वल टू जीरो, जो इसकी मीन पोजीशन होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है. कैसा मोशन करता है? टू एंड फ्रो मोशन अगर करता है, दैट इज यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड. कि ये अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक जा रहा है प्लस है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट जा रहा है माइनस है. तो अगर ऐसा टू एंड फ्रो मोशन होता है तो दिस विल बी माय सिंपल हार्मोनिक मोशन. एंड इसका डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है, यानी कि जो पार्टिकल अबाउट x इक्वल टू जीरो ओसिलेट कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, दैट इक्वेशन विल बी a sin ओमेगा t प्लस थीटा, वेयर a इज दिस एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी एंड थीटा इज द फेज कांस्टेंट. तो अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर डैम्पिंग हो जाएगी. डैम्पिंग क्या है? तुम बेसिक अपनी लाइफ से इसको रिलेट करने की कोशिश करो कि आपके पास कोई पेंडुलम है जो ओसिलेट कर रहा है. अगर वो पेंडुलम एयर में ओसिलेट कर रहा है, कहाँ ओसिलेट कर रहा है? एयर में. तो ये मैक्स यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो ये ऐसे SHM परफॉर्म कर रहा है. बट आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसके ऊपर एयर का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से जो इसका एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा. मान लो ऐसे ऐसे इसने पहले स्टार्ट किया, फिर टाइम के साथ धीरे धीरे कम, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगा. सो दिस इज द डैम्पिंग. कि अगर एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन पे है, अगर मैं उस पे एयर का फ्रिक्शन लगा दूं, एयर का फ्रिक्शन लगा दूं और एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन, कोई भी ड्रैग फोर्स आ जाए, तो उसकी वजह से जो इसका एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा. ऐसा क्यों होगा? जैसे कि आप आगे जा रहे हो तो एयर आपको अपोज करेगी, तो आपकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस हो रही है. फिर जब आप पीछे आ रहे हो तो फिर एयर आपको ड्रैग देगी और धीरे धीरे जो एनर्जी है वो लॉस हो जाएगी. सिंपल सा एग्जांपल लो, बाइक पे तुम राइड कर रहे हो, ठीक है? बाइक पे राइड करते हो तो क्या होता है, जैसे ही आप एक्सेलरेटर पे या रेस ऑन करोगे तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ाते जाओगे तो जो आपको एयर का ड्रैग फील होगा वो बढ़ता जाएगा. जितनी ज़्यादा तुम इंक्रीज करोगे वेलोसिटी तो उतना ज़्यादा तुम्हारे पास ड्रैग लगेगा, तुम्हें एयर पीछे की तरफ पुश करेगी, तो तुम्हें रोकना चाहेगी. तुम्हारी जो एनर्जी है वो लॉस होती जाएगी. तो ये एनर्जी जब धीरे धीरे लॉस होगी तो ये एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इवेंचुअली रुक जाएगा. तो यहाँ हमारे पास दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं. इस डैम्पिंग में दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं. पहला कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसमें कौन सा फोर्स होता है? रीस्टोरिंग फोर्स. तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स तो है ही. अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसमें रीस्टोरिंग फोर्स है. दैट फोर्स इज माइनस kx, वेयर x डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा आपका, और k क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट. k इज स्प्रिंग कांस्टेंट. एक तरीके का फोर्स ये लग रहा है इस पे. दूसरे तरीके का फोर्स है डैम्पिंग फोर्स, जो कि डिपेंड करता है वेलोसिटी पे. किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे. दिस इज डैम्पिंग फोर्स, जिसको मैं लिखता हूं F D, D फॉर डैम्पिंग, which is directly proportional to velocity. मतलब जितना ज्यादा आपके पार्टिकल का वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा ड्रैग फोर्स होगा. क्योंकि तुम बाइक पे ट्रैवल कर रहे हो, जितना ज्यादा तुमने बाइक का स्पीड किया, उतना ज्यादा आपको ड्रैग फोर्स लगेगा, फोर्स जो आप पे एयर लगाएगा. वेलोसिटी कम है तो दिस विल बी लेस, अगर ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये बढ़ जाएगा. तो डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा b, जिसको बोलते हैं हम डैम्पिंग कांस्टेंट. और ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में, तो डैम्पिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? उसके अपोजिट. और अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो डैम्पिंग फोर्स कहाँ लगेगा? उसके अपोजिट. हमेशा जो डैम्पिंग फोर्स होता है वो आपका नेगेटिव साइन के साथ आता है. जैसे कि रीस्टोरिंग फोर्स है. रीस्टोरिंग फोर्स में क्या हुआ? जहाँ डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट फोर्स,
सिमिलरली डैम्पिंग फोर्स में भी यही है, जहां वेलोसिटी उसके अपोजिट में आपका ये फोर्स लगेगा। तो दो तरीके के फोर्स लग रहे हैं, पहला रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा ये डैम्पिंग फोर्स। तो नेट फोर्स अपने सिस्टम पे क्या लग रहा है, एक तो ये रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वैल्यू माइनस के एक्स है, दूसरा डैम्पिंग फोर्स जिसका वैल्यू माइनस बी है। तो आपके सिस्टम पे दो फोर्स लग रहे हैं, तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, दिस एफ आर जो रिस्टोरिंग फोर्स है, एंड दूसरा डैम्पिंग फोर्स एफ डी। ये नेट फोर्स हो जाएगा पार्टिकल पे। एफ आर का वैल्यू कितना है, माइनस के एक्स, और एफ डी का वैल्यू कितना है, माइनस बी, जहाँ पे बी आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी। ये एफ नेट है। अगर पार्टिकल का मास m है, एक्सेलरेशन a है, तो एफ नेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को वी कैन राइट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, x का रिलेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस इक्वेशन में x तो है, वेलोसिटी को फिर मैं लिख सकता हूँ dx बाई dt, और एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ dx स्क्वायर बाई dt स्क्वायर। यानी कि जो पूरी मेरी इक्वेशन है वो x में आ गई और टाइम में आ गई। फिर इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें रिलेशन निकालना है x के बीच में और टाइम के बीच में, कि जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर ऐसी इक्वेशन आई थी, तो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन में कैसी इक्वेशन आएगी। ठीक है, m d square x by dt square, this net force will be mass times acceleration, and acceleration तुम्हारा हो जाएगा d square x by dt square is equal to minus kx minus bv। पूरे इक्वेशन को मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये जो माइनस का kx है, माइनस का bv है, वो प्लस का हो जाएगा। दिस विल बी प्लस kx प्लस bv इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड करो, डिवाइड बाय m, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स के साथ मैं 1 रखना चाहता हूँ कांस्टेंट, तो पूरी इक्वेशन को मैंने मास से डिवाइड कर दिया। जब आप पूरी इक्वेशन को मास से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स प्लस बी बाय एम। वी को मैं लिख लेता हूँ डी एक्स बाई डी टी, वी को मैं लिख लेता हूँ डी एक्स बाई डी टी, जहाँ पे डी एक्स योर डिस्प्लेसमेंट में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वेलोसिटी होगा और ये एक्सेलरेशन होगा। तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। कैसी इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब इस ऑसिलेटर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर, क्योंकि ये है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव है दैट इज 2, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है। एंड बराबर में क्या आ रहा है इसमें, 0। तो दिस इज योर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने का एक तरीका जो आज शायद तुम पहली बार सीखोगे। तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है थोड़ा देखो। जो d बाई डी टी है ना, दिस इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, मतलब ये डिफरेंशिएशन कर रहा है किसका, x का। अगर आप इसे एक बार अप्लाई कर रहे हैं तो एक बार डेरिवेटिव, अगर मैं इसे एक बार अप्लाई करता हूं तो दिस विल बी d टू द पावर 1। किसका किया है, x का किया है। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे, d बाई डी टी, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी जेड, तो उसे आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, इस कैपिटल D ऑपरेटर से, कैपिटल D ऑपरेटर से, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसका पावर 1 है और करना किसका है, x का, तो साथ में x का। अगर मेरे पास ऐसा हो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, यानी कि आपने 2 बार डिफरेंशिएशन किया है, तो इसको आप रिप्लेस करते हो डी स्क्वायर से। अगर यहाँ पावर 3 होगी तो इसको मैं डी क्यूब लिखूंगा, एंड सो ऑन। तो
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैं इसको इस डी फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करता हूँ। कैसे फॉर्मेट में? डी फॉर्मेट में। तो यहाँ क्या है, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर, तो मुझे इसको रिप्लेस करना है डी स्क्वायर से, और ये डी स्क्वायर है किसका? एक्स का, तो मुझे डी स्क्वायर करना है एक्स का, प्लस के बाय एम एक्स, के बाय एम एक्स प्लस बी बाय एम, इसको हटा देते हैं, प्लस बी बाय एम डी एक्स बाई डी टी, एक बार डेरिवेटिव है, इसको मैं डी से लिखूंगा, और यहाँ एक्स इक्वल में क्या है? जीरो। तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसमें से एक्स को कॉमन लो, डी स्क्वायर प्लस दिस बी बाय एम डी, एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, एक्स इधर भी, एक्स इधर भी, एक्स इधर भी, प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, दैट इज इक्वल टू जीरो। अब या तो ये वाली चीज जीरो के बराबर होगी, या ये चीज बराबर होगी जीरो के। एक्स अगर जीरो के बराबर है दैट मीन्स कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है हमारे एसएचएम की, हमारे ऑसिलेटर की, तो ये सॉल्यूशन हमें नहीं पढ़ना है, हमें सॉल्यूशन देखना है दिस क्वांटिटी इज जीरो। तो इससे हमें क्या मिलता है? दिस इंप्लाइज दिस बी स्क्वायर प्लस दिस बी बाय एम डी प्लस के बाय एम इज इक्वल टू जीरो। अब इसे सोल्व करना है। ये कैसी इक्वेशन लग रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये डी में। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डी में, तो इसके मतलब डी के आपके पास दो सॉल्यूशन आएंगे, डी स्क्वायर है, इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आएंगे डी की वैल्यू जो आएंगी वो आपके पास दो आएंगी। तो अगर आपने इस डी की दो वैल्यूज निकाल ली, लाइक मैंने एक वैल्यू को बोल दिया d1, दूसरी वैल्यू को बोल दिया d2, इसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर या फिर तुम्हारी द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। कोई भी मेथड लगा सकते हो, लाइक ये मेथड हमारा फेवरेट है जहाँ पे हम इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर जीरो है तो हमारा x का सॉल्यूशन क्या होगा? माइनस बी, यानी कि x के साथ वाला कांस्टेंट, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a जो x स्क्वायर के साथ है, c जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें x नहीं है, बाय 2a। ये तरीका है x की दो वैल्यूज निकालने का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेरे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है d में, तो मैं d की दो वैल्यूज निकालने की कोशिश करता हूँ। तो d की दो वैल्यू निकालते हैं। d के साथ वाला टर्म क्या बन जाएगा हमारा? b बाय m, यानी कि ये भी x के साथ b, तो d के साथ b बाय m प्लस माइनस b स्क्वायर, b मीन्स x के साथ वाला, तो हमारी इक्वेशन d में है तो d के साथ क्या है? b बाय m, तो b बाय m का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है? a इज x स्क्वायर के साथ में क्या है? तो यहाँ इक्वेशन क्या है? d स्क्वायर के साथ में कितना है? 1, a इज 1, c कितना है? कांस्टेंट टर्म ये रहा k बाय डिवाइड बाय 2a, a कितना है मेरा? 1। तो यहाँ से मेरे पास d की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक प्लस में है एक माइनस में। थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं इसको, माइनस b, ये 2 डिवाइड में जाएगा, ये 2 इधर भी जाएगा, 2 इधर भी जाएगा, तो ये b बाय 2 बनेगा, प्लस माइनस 1 बाय 2 बी स्क्वायर बाय एम स्क्वायर माइनस 4k बाय, ठीक है। इस 2 को अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ, माइनस बी बाय 2m, 2 रूट में जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर, बाहर 2 है, रूट के अंदर जाएगा तो इट विल बिकम 4, तो बी स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर माइनस 1 बाय 4, ये 2 अंदर जाके 4 हो जाएगा, दिस इज 4k बाय m। तो यहाँ से मेरे पास d की दो वैल्यूज आ गई। तो d की दो वैल्यूज को लिखने की कोशिश करता हूँ मैं, माइनस b बाय 2m प्लस माइनस रूट ऑफ दिस b बाय 2m का होल स्क्वायर, b स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? b बाय 2m का होल स्क्वायर, एंड विद द नेगेटिव साइन ऑफ दिस 4 विल कैंसिल आउट, ये 4 कैंसिल होगा,
एंड आई विल बी लेफ्ट विद माइनस के बाय एम, ये मेरे पास रह जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट करता हूँ कि मेरे को के बाय एम को बार बार नहीं लिखना है, बी बाई टू एम को बार बार नहीं लिखना है, तो मैं बी बाई टू एम को लेफ्ट करता हूँ ओमेगा, एंड के बाय एम हमारा होता है ओमेगा नोट स्क्वायर, ओमेगा नोट स्क्वायर। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो का आपका डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ये ओमेगा स्क्वायर क्या होता है के बाई एम, के बाई एम, तो क्या आपका एफ होता है माइनस के एक्स, एफ होता है माइनस के एफ, एफ को लिखते हो आप एम इंटू ए को लिखते हो तुम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, एम को जब डिवाइड करोगे, एम को डिवाइड करोगे तो ये बनेगा माइनस के बाई एम, इसको इधर लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस इक्वल टू 0। तो देखो पूरी इक्वेशन क्या बनी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स ओमेगा स्क्वायर, इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, बट यहाँ पे मैंने इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर बोल दिया है और इस बी बाई टू एम को ओमेगा बोल दिया। तो मेरी इक्वेशन सोल्व हो गई है और मेरे पास दो वैल्यूज आ गई है, b1 तो माइनस बी बाई टू एम को मैंने ओमेगा लिया, प्लस साइन वाला सॉल्यूशन मेरा क्या आ रहा है, ये ओमेगा है माइनस दिस इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये तो आ गया d1। सिमिलरली d2 क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा, यहाँ माइनस साइन वाला सॉल्यूशन माइनस दिस थिंग ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो ये मेरा d1 बना, ये मेरा d2 बना। अब जो मेरा सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो मुझे x का टाइम के साथ रिलेशन निकालना था, वो d1 d2 के साथ कैसे रिलेटेड होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा x, वो d1 होगा a, एक कांस्टेंट e रेज टू द पावर d1t, e रेज टू द पावर d1t, वेयर a इज अ कांस्टेंट। इक्वेशन कैसी है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट आएंगे, तो पहले कांस्टेंट को मैंने a बोला, दूसरा b e रेज टू द पावर d2t। तो ये एक तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिखने का इन टर्म्स ऑफ d1 एंड d2। मेरे पास दो d1 d2 आए तो मैंने दो वैल्यूज लिखा, अगर मेरे पास ये इक्वेशन d क्यूब में होती तो d की तीन वैल्यूज आती, तो a e का पावर d1t प्लस b e रेज टू द पावर d2t प्लस c e रेज टू द पावर dt3। तो ऐसे ये जनरल सॉल्व इक्वेशन आप सोल्व कर सकते हो। तो एक d में इक्वेशन बनाओ, d की दो वैल्यूज निकालो d1 d2 और दिस विल बी योर सॉल्यूशन। तो यहाँ मुझे d1 का वैल्यू रखना है और d2 का वैल्यू रखना है। तो मेरा x का जो सॉल्यूशन है दैट कम्स आउट टू बी a कांस्टेंट e रेज टू द पावर d1 का वैल्यू है माइनस ओमेगा प्लस रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू t, because a e raised to the power d1t plus b e raised to the power d2t, d2 का वैल्यू है माइनस ओमेगा माइनस दिस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू। तो यहाँ मेरा सॉल्यूशन आ गया, आई होप ये दिख रहा होगा। अब यहाँ कुछ कॉमन टर्म्स आ रहा है, कॉमन टर्म क्या है, पहले थोड़ा इसको ब्रेक करके लिखते हैं। e रेज टू द पावर माइनस ओमेगा टी, e रेज टू द पावर माइनस ओमेगा टी एंड दिस थिंग e रेज टू द पावर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी। ये टर्म e के लिए सॉल्व कर लिया दोनों, यहाँ सॉल्व करते हैं b के लिए, प्लस b e रेज टू द पावर फिर से माइनस ओमेगा टी और यहाँ माइनस साइन के साथ रूट ऑफ दिस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू टी। तो ये टर्म देखो e रेज टू द पावर माइनस ओमेगा टी, e रेज टू द पावर माइनस ओमेगा टी दोनों में आ रहा है, तो मैं कॉमन लूंगा, e रेज टू द पावर माइनस ओमेगा टी दोनों में आ रहा है, तो आई विल टेक इट एज कॉमन एंड आई विल बी लेफ्ट विद a e रेज टू द पावर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू टी प्लस b e रेज टू द पावर दिस थिंग। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। अब देखो a और b कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स को कैसे निकालते हो तुम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, अगर तुम्हें कांस्टेंट्स दिए हुए तो उन कांस्टेंट्स को तुम कैसे निकालते हो इनिशियल कंडीशन से,
कि अगर मान लो मैंने तुम्हें कोई इक्वेशन लिखी हुई है सेकंड ऑर्डर, ये y डबल डैश प्लस y डैश प्लस x इज इक्वल टू 0, ऐसी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो उसमें सॉल्व करने के लिए आपको इनिशियल कंडीशन दी होती थी लाइक y एट x इक्वल टू 0 विल बी 0, y एट x इक्वल टू 1 विल बी 1। उससे तुम दो कॉन्स्टेंट्स निकाल सकते थे, क्योंकि दो इक्वेशन आएगी, यहाँ दो कॉन्स्टेंट्स होंगे, तुमको निकाल सकते हो। यहाँ मेरे पास ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अज्यूम लेट मेरा a जो है वो a बाय 2 आयोटा है एंड b जो है वो माइनस a बाय 2 आयोटा है। ये मैंने क्यों किया अजम्पशन, अगर a और b मैं सेम ले लेता हूँ, लाइक a बाय 2 आयोटा, a बाय 2 आयोटा, ये प्लस साइन का है, ये माइनस साइन का है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। उससे क्या होगा, मेरे पास ये क्वांटिटी बाहर आ जाएगी, a बाय 2 आयोटा, a बाय 2 आयोटा। देखो ये दोनों को मैं a को b को a बाय 2 आयोटा, a बाय 2 आयोटा रखता हूँ। a की जगह मुझे क्या रखना है, a बाय 2 आयोटा, b की जगह मुझे क्या रखना है, माइनस a बाय 2 आयोटा, यानी कि यहाँ माइनस साइन आएगा, ये a बनेगा अपॉन 2 आयोटा, यहाँ a अपॉन 2 आयोटा, यहाँ a अपॉन 2 आयोटा, कॉमन लूँगा मैं, a अपॉन 2 आयोटा, बाहर मेरे पास e रेज़ टू द पावर माइनस ओमेगा t पहले से ही है, दिस इज e रेज़ टू द पावर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू t, माइनस साइन कॉमन लो इधर से, यहाँ से क्या करो, माइनस साइन को कॉमन लो, e की पावर आयोटा थीटा बनाने की कोशिश करो, e का पावर आयोटा थीटा, अभी तुम्हें समझ आएगा e का पावर आयोटा थीटा क्यों बनाना है। अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये अंदर साइन रिवर्स हो जाएंगे, भाई माइनस साइन कॉमन आएगा तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ बनाने की कोशिश करो, ये माइनस साइन है, e का पावर यहाँ पहले से एक माइनस साइन है बाहर, यहाँ एक माइनस साइन और बाहर इनटू टी, तो ये क्या माइनस साइन रूट में तो आयोटा बनेगा, माइनस साइन अगर रूट में आता है तो आयोटा बनता है। a अपॉन 2 आयोटा e रेज़ टू द पावर माइनस ओमेगा टी, e का पावर आयोटा इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, माइनस यहाँ भी रूट में माइनस है तो ये भी आयोटा बनेगा, e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। तो डेफिनेटली तुमने एक रिलेशन देखा होगा, e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, यानी कि आयोटा के साथ जो थीटा इधर है वही आयोटा के साथ थीटा इधर है, लेकिन नेगेटिव साइन, और यहाँ भी बीच में माइनस साइन है दोनों के एक्सपोनेंशियल के बीच में। तो देखो यहाँ e आयोटा थीटा माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2 आयोटा, ये मेरे पास बन जाता है साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, यानी ये जो एक्सपोनेंशियल आयोटा के साथ है वो थीटा बन जाएगा। ये रिलेशन देखो मेरे पास कैसे कन्वर्ट होगा, अगर इस 2 आयोटा को मैं यहाँ रखूँ, a e रेज़ टू द पावर माइनस ओमेगा t, दिस e रेज़ टू द पावर आयोटा थीटा, अगर ये पूरा मेरा थीटा हो गया, माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, e रेज़ टू द पावर माइनस आयोटा, ये पूरा थीटा हो गया, अपॉन 2 आयोटा, तो रिलेशन विल बी साइन थीटा क्या है, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया डिस्प्लेसमेंट का इन टर्म्स ऑफ टाइम। साइन का फैक्टर ये, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी चेंज हो गई है, पहले साइन ओमेगा टी था, एसएचएम की जो इक्वेशन थी वो थी a साइन ओमेगा, ठीक है, यहाँ ओमेगा k बाय m था तो उसको मैंने ओमेगा नॉट ले लिया, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ साइन ओमेगा टी, यहाँ साइन, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, यहाँ एम्पलीट्यूड a था, बट यहाँ टाइम के साथ एम्पलीट्यूड क्या कर रहा है, डिके कर रहा है, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड डिके कर रहा है, कैसे, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। अगर मेरे पास t 0 रखूंगा, t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a e रेज़ टू द पावर माइनस 0 एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, एम्पलीट्यूड a था, मान लेते हैं t इंफिनिटी हो गया, t इंफिनिटी मतलब t बहुत बढ़ गया, e रेज़ टू द पावर माइनस इंफिनिटी, अगर मैं इसे नीचे लेके जाऊंगा तो e रेज़ टू द पावर इंफिनिटी, e रेज़ टू द पावर इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाता है, तो 1 बाय इंफिनिटी इज 0, यानी कि जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड है ज़्यादा टाइम पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब तुम्हारी डैम्पिंग हो गई है,
क्या हुई है, डैम्पिंग, यानी कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ धीरे धीरे क्या करेगा, डिके करेगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, ये टाइम है, ये एम्पलीट्यूड है, तो t इक्वल टू 0 पे अगर मेरा एम्पलीट्यूड a था, एम्पलीट्यूड a था, ठीक है, एट t इक्वल टू 0, ये t 0 है, यहाँ पे t 0 पे एम्पलीट्यूड a था, धीरे धीरे टाइम के साथ ये कम होगा। कैसे कम होगा, एक्सपोनेंशियली, तो ये कम हो रहा है, तो ये धीरे धीरे देखो एक्सपोनेंशियली कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, एक्सपोनेंशियली कम होता जा रहा है, इधर भी देखो। तो ये इसका रिलेशन है, एक्सपोनेंशियल डिके। आपका एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है किसका, एम्पलीट्यूड का। टाइम के साथ तुम्हारा एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा और धीरे धीरे इवेंचुअली जो ऑसिलेशंस होंगे वो रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएगा। एंड दिस इज योर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इन विच एम्पलीट्यूड डाइज डाउन इवेंचुअली। धीरे धीरे टाइम के साथ जो उनके ऑसिलेशंस हैं वो रुक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियल डिके। और इस एक्सपोनेंशियल डिके के अंदर जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है वो ये रहता है, ये इस फ्रीक्वेंसी के साथ ओसिलेट करेंगे तुम्हारे ऑसिलेशंस। सो दिस इज योर सॉल्यूशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, जहाँ पे एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है और फ्रीक्वेंसी ये रहा, जहाँ पे ओमेगा को मैंने क्या लिया था, b/2m, b/2m, और ओमेगा नोट क्या था, k/m। तो ये दो कांस्टेंट हैं जो k/m ओमेगा नोट स्क्वायर को बता रहा है और b/2m मेरा ओमेगा को बता रहा है। सो अब तुमने देखा कि धीरे धीरे टाइम के साथ एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, एम्पलीट्यूड कम होता जा रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे उसकी एनर्जी भी कम होती जा रही है। और एनर्जी अगर टाइम के साथ कम होगी तो यानी कि तुम्हारी जो पावर है, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज पावर, तो वो पावर टाइम के साथ कम होती जा रही है, पावर डिसिपेट कर रही है। तो अब हमें निकालना है पावर डिसिपेशन ऑफ दिस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि मेरी पावर कितनी डिसिपेट करेगी एक यूनिट टाइम में। तो मुझे निकालना है पावर डिसिपेशन। सो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। डिसिपेशन हो रहा है यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, लॉस्ट, एनर्जी क्या हो रही है, लॉस्ट। तो मुझे एनर्जी लॉस्ट निकालना है विद टाइम। जहाँ पे मेरी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन भी है, तो तुमने डेफिनेटली एक रिलेशन पढ़ रखा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ये ध्यान में रखना अगली बार से, कि जो एनर्जी है तुम्हारी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। दैट इज तुम्हारी जो एनर्जी है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो अगर मुझे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी निकालनी है तो मेरा एम्पलीट्यूड ये रहा, उसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास एनर्जी आएगी। दैट इज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना है, a e⁻ -ωt, उसका स्क्वायर, ये मेरे पास एनर्जी है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको मैं ले लेता हूँ c। दिस विल बी a स्क्वायर e⁻ -2ωt। ये मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई। ये मेरे पास एनर्जी है टी टाइम पे, ये एनर्जी है मेरे पास टी टाइम पे। अब मैं क्या देख रहा हूँ, एनर्जी का लॉस इन यूनिट टाइम। तो मैं बोलता हूँ इस ऑसिलेटर का कुछ टाइम पीरियड होगा जिसको आप कैपिटल टी से लिखते हो, जिसको आप कैपिटल टी से लिखते हो। अगर इसका कुछ टाइम पीरियड टी होगा तो वो तो मैं ये बता रहा था कि एनर्जी का रिलेशन आपका ये आ गया। अब मुझे देखना है एनर्जी का लॉस, एनर्जी का लॉस इन यूनिट टाइम। जितने भी टाइम में आप देख रहे हो उस टाइम से डिवाइड कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, टी टाइम पीरियड जो कि एक ऑसिलेटर का एक फंडामेंटल क्वांटिटी है,
कि इतने टाइम के बाद टी, कैपिटल टी टाइम के बाद, जिसको टाइम पीरियड बोला है, हमारी एनर्जी कितनी रह जाती है, हमारी एनर्जी कितनी रह जाती है। तो आफ्टर कैपिटल टी टाइम एनर्जी इज, एनर्जी कितनी हो जाती है इस इक्वेशन में। अगर मैं इस टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी लिख दूंगा तो मेरे पास एनर्जी आ जाएगी आफ्टर टाइम टी, जिसको मैं बोल देता हूँ ई के पैरों में टी, कि ये मेरी एनर्जी रह जाएगी टी टाइम के बाद। तो सी कॉन्स्टेंट ए स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर माइनस 2 ओमेगा टी में मुझे क्या ऐड करना है कि इस टाइम पे इतनी एनर्जी थी, तो इतने टाइम के बाद कितनी एनर्जी होगी, तो मैंने टी में टी जोड़ दिया। इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखूँ, क्या आएगा सी ए स्क्वायर ई रेज़ टू द पावर माइनस 2 ओमेगा टी और ई रेज़ टू द पावर माइनस 2 ओमेगा कैपिटल टी। ये देखो, ये पूरी चीज फर्स्ट इक्वेशन से ई के बराबर मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 ओमेगा कैपिटल टी। तो ये एनर्जी थी टी टाइम पे, आफ्टर टाइम पीरियड टी, एक टाइम के बाद एनर्जी कितनी रह गई। तो एनर्जी में लॉस कितना आया, दिस माइनस दिस। पहले एनर्जी ज़्यादा थी, कुछ टाइम के बाद एनर्जी कम हो गई। तो अगर एनर्जी का लॉस निकालना है, एनर्जी का लॉस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा में से, ज़्यादा एनर्जी में से, यानी कि जो पहले एनर्जी थी उसमें से इसको कम करना होगा, माइनस करना होगा। तो मैं जो फर्स्ट मेरा एनर्जी है, तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए मुझे इस एनर्जी में से इस एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। अगर मेरा ई का वैल्यू ये रहा तो ई टी का वैल्यू कितना है, ई इंटू माइनस 2 ओमेगा कैपिटल टी। तो ई कॉमन आ रहा है दोनों में से, 1 माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस 2 ओमेगा कैपिटल टी। तो यहाँ एक्सपेंशन लग सकता है, ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन, ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल। ये आपका ई का पावर एक्स का एक्सपेंशन होता है, जो मुझे 1 प्लस एक्स तक ही रखना है। लाइक मुझे लीनियर पावर तक ही देखना है। कहाँ तक देखना है, लीनियर पावर तक। आगे की टर्म्स में क्या करूँगा, नेगलेक्ट। ये टर्म्स में क्या करूँगा, नेगलेक्ट। ठीक है, यहाँ देखो एनर्जी लॉस कितना है, एनर्जी लॉस इज ई 1 माइनस ई का पावर का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स, 1 यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, 2 ओमेगा कैपिटल टी। थोड़ा सा इसे सोल्व करते हैं, 1 माइनस 1, दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 ओमेगा कैपिटल टी। ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया ई इंटू 2 ओमेगा कैपिटल टी। ये आएगा एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस। मुझे क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है, एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम। तो मैंने कितने टाइम के बाद एनर्जी चेंज देखा है, कैपिटल टी टाइम के बाद। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं कैपिटल टी से, इसे भी डिवाइड कर दूं कैपिटल टी से, तो ये बनेगा मेरा पावर लॉस, पावर डिसिपेशन। इसको मैंने पी से डिनोट किया, ये टी से टी कैंसल, ई 2 ओमेगा। ओमेगा को मैंने क्या लिया था, ओमेगा को मैंने लिया था v/2m। डेरिवेशन में ध्यान होगा, मैंने ओमेगा को रिप्लेस किया था v/2m से, 2 से 2, दिस इज Eb/। तो ये मेरा पावर डिसिपेशन आ गया। जो एनर्जी थी वो कैसे डिसिपेट कर रही है, v/m से। तो v डैम्पिंग की वजह से तुम्हारी पावर क्या हो रही है, धीरे धीरे टाइम के साथ लॉस हो रही है। इसमें एक और चीज़ आती है, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी जैसे तुम लोग क्या समझते हो कि किसी भी चीज़ की क्वालिटी बेटर है। क्वालिटी अगर बेटर होगी डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो डैम्पिंग क्या होगी, कम। जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी क्वालिटी फैक्टर उतना कम होगा। तो क्वालिटी फैक्टर निकालने का एक वे है, क्वालिटी फैक्टर निकालने का एक वे है, पहले डेफिनेशन देखो क्वालिटी फैक्टर। तो ये लास्ट टॉपिक होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर में, क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं।
So this Q quality factor is defined as 2 pi times the energy divided by energy lost. पहले जितनी एनर्जी थी उसके बाद एनर्जी लॉस कितना हो गया 2 पाई। तो पहले मेरे पास एनर्जी थी E, एनर्जी लॉस कितनी हुई E इंटू 2 ओमेगा टी, जहाँ पे E तुम्हारी इनिशियल एनर्जी थी टी टाइम पे। फिर मैंने ये देखा था कि कैपिटल टी टाइम के बाद एक टाइम पीरियड के बाद एनर्जी कितनी रह जाएगी, फिर दोनों का माइनस किया था तो एनर्जी लॉस आया था। तो ये मेरे पास एनर्जी इनिशियल थी, ये एनर्जी में लॉस आया था, तो ये तो दोनों सेम क्वांटिटी है, E कैंसिल हो गया। दिस विल बी 1 बाय ये 2 पाई है, ये टी है, 2 पाई बाई टी आपका क्या बनता है ओमेगा नोट डिवाइड बाय 2 ओमेगा, 2 पाई बाई टी ओमेगा नोट, यानी कि जो आपके ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 2 पाई बाई टी ओमेगा नोट, जिसको तुम लिखते हो k बाय m के रूट से, मैंने k बाय m को माना था ओमेगा नोट स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मुझे ओमेगा नोट रखना है तो k बाय m का रूट डिवाइड बाय 2 ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू कितना था b बाय 2m, ओमेगा का वैल्यू था b बाय 2m, और ये है k बाय m का, ये 2 से 2 कैंसिल, m ऊपर चला जाएगा, m बाय b रूट ओवर k बाय m। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, ये m का पावर 1 है, ये m का पावर हाफ है, ये m का पावर 1, b का पावर 1, k का पावर हाफ और m का पावर हाफ। ये पावर 1 है, ये पावर हाफ है, तो ये कैंसिल होगा, ऊपर पावर हाफ रह जाएगा, k हाफ अपॉन b, ये दोनों पावर हाफ है, इसको तुम लिख सकते हो रूट ऑफ m k बाय b। सो तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे, k स्प्रिंग कांस्टेंट पे, डैम्पिंग कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज़्यादा डैम्पिंग होगी उतना कम Q होगा, अगर B ज़्यादा है दैट इज डैम्पिंग कांस्टेंट ज़्यादा है तो Q क्या होगा, कम, और अगर B का वैल्यू कम है दैट इज डैम्पिंग इज लो, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि तो जो हमारा डैम्पिंग फोर्स था वो था -b, तो वेलोसिटी में भी प्रोपोर्शनल था, B के भी प्रोपोर्शनल था, B जितना ज़्यादा डैम्पिंग उतनी ज़्यादा, डैम्पिंग जितनी ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर उतना कम। ये रिलेशन है तुम्हारा डैम्पिंग का क्वालिटी फैक्टर के साथ। तो ये पूरा डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर खत्म हो गया। तो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की तुमने पहले डेफिनेशन देखी कि ऐसा ऑसिलेटर जिसमें जो ऑसिलेशंस हैं उनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम होगा एंड इवेंचुअली हमारा जो ऑसिलेशंस है वो रुक जाएगा, डाई डाउन कर जाएगा। सो दिस इज डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। फिर उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला। डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन कुछ ऐसा आया था, दैट इज x e raised to the power minus ओमेगा टी साइन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर टी। ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था। डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन के बाद हमने देखा कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है, एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है। तो एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा है तो एनर्जी एक ऐसी क्वांटिटी है जो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो अगर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है तो एनर्जी भी कम होगी। तो एनर्जी का लॉस देखा कितना हुआ, दैट इज एनर्जी लॉस पर यूनिट टाइम, जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन बना। फिर क्वालिटी फैक्टर जो कि 2 पाई टाइम्स एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी लॉस्ट के रिलेशन के साथ डिपेंड करती है, m पे, k पे, b पे। So this is all about damped harmonic oscillator and next topic will be driven harmonic oscillator. Thank you very much and please share this.